हेलो स्टूडेंट्स। अभी हम लोग यहाँ पे शुरू करने वाले हैं ग्रुप नंबर 17, क्योंकि लास्ट में हमने ग्रुप नंबर 15 और ग्रुप नंबर 16 के बारे में पढ़ा था। और वीडियो के लास्ट में मैंने आपको बताया भी था कि आपको 15 और 16 अच्छे से पढ़ के रखना है, क्योंकि वही प्रॉपर्टीज बार बार रिपीट होते हैं। अब बात करेंगे ग्रुप नंबर 16 की। तो ग्रुप नंबर 16 जो होता है, इसमें टोटल 5 एलिमेंट्स है: फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन, साथ में एस्टाटाइन। बट ये जो एस्टाटाइन होता है वो रेडियो एक्टिव प्रॉपर्टी शो करता है। जैसे ग्रुप नंबर 16 का जो लास्ट वाला एलिमेंट था पोलोनियम, वो भी रेडियो एक्टिव प्रॉपर्टी शो करता था, वैसे ही ये एस्टाटाइन जो रहेगा ये भी रेडियो एक्टिव है। इसीलिए हमको एस्टाटाइन के बारे में नहीं पढ़ना है, तो हमको फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन के बारे में पढ़ना है। अब ग्रुप नंबर 16 जो था, उनका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन था NH2NP4। तो ग्रुप नंबर 17 का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रहेगा NH2NP5। ठीक है, हम इनकी बात करते हैं। तो यहाँ पे था s ऑर्बिटल, फिर यहाँ पे तो p ऑर्बिटल, और उसके बाद हम यहाँ पे d ऑर्बिटल ड्रॉ कर देते हैं। ऐसे हम इनके लिए यहाँ ड्रॉ करते हैं, ये s ऑर्बिटल, ये रहेगा p ऑर्बिटल, और यहाँ पे रहेंगे d ऑर्बिटल। सही है। अब इसमें हम लोग इलेक्ट्रॉन्स को थोड़ा अलग कलर से शो करते हैं, अलग इंक को यूज करते हैं। इसके पास देखो 1 और 2, p के पास 1, 2, 3, 4। इसमें देखेंगे तो s हैविंग 2 इलेक्ट्रॉन्स एंड p हैविंग 5 इलेक्ट्रॉन्स। तो वैलेंस शेल में यहाँ पे टोटल 6 इलेक्ट्रॉन है, वैलेंस शेल में टोटल 7 इलेक्ट्रॉन है। सही है। अब वैलेंस शेल में 6 में से ग्राउंड स्टेट में 2 ही इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड है। तो यहाँ पे लिखता हूँ मैं बॉन्ड पेयर, और यहाँ पे लिखता हूँ लोन पेयर। सही है। तो टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर्स रहेंगे 2, तो लोन पेयर रहेंगे 2। क्लियर। इसमें ग्राउंड स्टेट में देखेंगे तो टोटल नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 1 है, तो 7 में से 1 इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड है, तो ये एक ही बॉन्ड बनाएगा और 3 रहेंगे लोन पेयर। इफ उनके पास d ऑर्बिटल है, फ्लोरीन को छोड़ दो, मतलब पहले एलिमेंट को छोड़ दो, तो बाकी सभी के पास d ऑर्बिटल होता है। उसमें क्या करेंगे, यहाँ का एक जो एलिमेंट होता है वो हम लोग d में शिफ्ट करेंगे, जिसको बोलेंगे एक्साइटेड स्टेट 1। उसमें 6 में से 4 बॉन्ड बनेंगे और 1 रहेगा लोन पेयर। सेम थिंग यहाँ पे आती है, तो इस p का एक इलेक्ट्रॉन d में चला गया, तो 7 जो रहेंगे 3 रहेंगे बॉन्ड पेयर और 2 रहेंगे लोन पेयर। सही है। अब बात करते हैं, इसके पास एक और पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, उसको अनपेयर करेंगे तो इस प्रकार से। अब 6 में से 6 बॉन्ड पेयर बनेंगे, तो 0 रहेगा लोन पेयर। हम इसकी बात करते हैं, तो एक और इलेक्ट्रॉन को हमने एक्साइटेड स्टेट में भेज दिया, सो 7 में से टोटल नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रहेंगे 5, तो लोन पेयर रहेगा 1। अब इनके पास देखो एक भी इलेक्ट्रॉन अब पेयर्ड नहीं बचा, लेकिन ग्रुप नंबर 17 वालों के पास s के पास इलेक्ट्रॉन पेयर्ड है, तो हम लोग इसको निकाल के इधर डाल देंगे, तो 7 में से 7 रहेंगे अनपेयर्ड और 0 रहेगा लोन पेयर। सही है। अब सेम थिंग से हमने 16 में पढ़ा था, अब डिटेल में नहीं जाएंगे, मैं इसकी बात करता हूँ। तो ग्रुप नंबर 17 के एलिमेंट्स जिनके पास d ऑर्बिटल प्रेजेंट नहीं है वो एक ही बॉन्ड बनाएगा, जिनके पास d ऑर्बिटल प्रेजेंट है वो 3 बॉन्ड बना सकता है, 5 बॉन्ड बना सकता है, 7 बॉन्ड बना सकता है। सही है। तो ग्राउंड स्टेट में 2 एक ही बॉन्ड बनाएगा, तो ऑक्सीडेशन नंबर हो सकता है -1 या तो +1, 2 पॉसिबिलिटी है।
एक्साइटेड स्टेट में 3 बॉन्ड बनाएगा और एक्साइटेड स्टेट में हमेशा पॉजिटिव ऑक्सीडेशन नंबर शो करेगा, तो वो कितना रहेगा, +3 रहेगा। एक्साइटेड स्टेट में वो 5 बॉन्ड बनाएगा तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर रहेगा +5 और 7 बॉन्ड बनाएगा तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर रहेगा +7। तो ये रहेगा ऑक्सीडेशन नंबर का रेंज। ग्रुप नंबर 17 के लिए -1 +1 +3 +5 +7 इतने सारे ऑक्सीडेशन नंबर पॉसिबल है। अब बात करते हैं इसकी। तो जब ये हम मान के चलते हैं कि ये जो एक बॉन्ड बनाया वो सिग्मा बॉन्ड है, तो एक रहेगा सिग्मा बॉन्ड और 3 रहेंगे लोन पेयर, तो हाइब्रिडाइजेशन जो रहेगा वो रहेगा sp3। इसमें 3 रहेंगे सिग्मा बॉन्ड, 2 रहेंगे लोन पेयर, तो हाइब्रिडाइजेशन रहेगा sp3d। 5 रहेंगे सिग्मा बॉन्ड, 1 रहेगा लोन पेयर, तो हाइब्रिडाइजेशन विल बी sp3d2 और सबके सब यहाँ पे बॉन्ड पेयर सिग्मा बॉन्ड रहेंगे, तो हाइब्रिडाइजेशन विल बी sp3d3। इतने सारे टाइप के मॉलिक्यूल्स पॉसिबल है हैलोजन में, जो कि ऑक्सीजन में उतने सारे पॉसिबल नहीं थे, लेकिन हैलोजन कंटेनिंग कंपाउंड में मतलब ग्रुप नंबर 17 में 4 टाइप के मॉलिक्यूल बन सकते हैं, 1 2 3 4। ये रहेगा चारों का हाइब्रिडाइजेशन स्टेट और इनका जो ऑक्सीडेशन नंबर रहेगा ये -1 से लेकर +7 तक जा सकता है। तो टोटल 5 में से 4 ही एलिमेंट के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, लास्ट वाला जो रहेगा वो रेडियो एक्टिव है। ग्रुप नंबर 17 इज कॉल्ड एज द हैलोजेन, क्योंकि हैलो का मतलब होता है सॉल्ट और जेन का मतलब होता है प्रोड्यूसर। और ग्रुप नंबर 17 के जो एलिमेंट्स हैं वो मोस्ट ऑफ द एलिमेंट्स सॉल्ट के फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं और सॉल्ट के फॉर्म में प्रेजेंट होने की वजह से ग्रुप नंबर 17 इज कॉल्ड एज द हैलोजेन। ये हैलोजन जो होते हैं ये नॉन मेटल्स होते हैं, ये सभी के सभी नॉन मेटल है और सभी के सभी जो नॉन मेटल है ये वेरी रिएक्टिव नॉन मेटल है। अब वेरी रिएक्टिव होने का रीजन क्या है, इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन NH2 NP5, वैलेंस शेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो 7 है, तो इनको ऑक्टेट कंप्लीट करके स्टेबल होने के लिए एक ही इलेक्ट्रॉन चाहिए और जो इजीली वो कहीं से भी गेन कर सकते हैं। स्टेबल होने के लिए एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो उतने इलेक्ट्रॉन गेन करने के लिए उनको ज़्यादा एनर्जी खर्च करनी पड़ेगी स्टेबल होने के लिए। लेकिन वो बात इनके साथ नहीं है, इनको स्टेबल होने के लिए बस एक ही इलेक्ट्रॉन चाहिए और एक ही इलेक्ट्रॉन चाहिए इसीलिए ये इजीली वो इलेक्ट्रॉन गेन कर सकते हैं। इसका मतलब इनका रिएक्टिविटी जो रहेगा वो कैसा रहेगा, ज़्यादा रहेगा। ये जो सॉल्ट होते हैं ये कंबाइंड स्टेट में होते हैं। कंबाइंड स्टेट का मतलब क्या होता है, इफ हमको Cl2 मिला मतलब ये फ्री स्टेट में, फ्री स्टेट का मतलब होता है वो खुद के साथ ही रहेगा। कंबाइंड स्टेट का मतलब वो किसी के साथ कंबाइंड रहेगा, ठीक है। जैसे हमने बोला कि Na जो है ये फ्री स्टेट है, लेकिन हम Na2O बोलेंगे तो ये कैसा रहेगा, कंबाइंड स्टेट रहेगा। NaCl जो रहेगा वो रहेगा कंबाइंड स्टेट। कंबाइंड स्टेट का मतलब होता है वो किसी के साथ रिएक्शन शो करेगा। फ्री स्टेट का मतलब होता है वो अकेला प्रेजेंट रहेगा। एस्टाटाइन जो है उसका रेडियो एक्टिव है वो थोड़ी देर पहले बताया था। ऑल एक्सेप्ट एस्टाटाइन आर फाउंड इन कंबाइंड फॉर्म इन द अर्थ क्रस्ट, मतलब फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन ये सभी के सभी अर्थ के क्रस्ट से हम लोग ऑब्टेन कर सकते हैं। इनके मिनरल्स कहाँ पे है, मतलब ये ग्रुप नंबर 17 के जो एलिमेंट्स है ये कौन से मिनरल के फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। फ्लोराइड, ट्रायोलाइट, फ्लोरोएपेटाइट, टोपास, ये सभी के सभी ग्रुप नंबर 17 के मिनरल्स के फॉर्म में, ओवर्स के फॉर्म में। उनमें से Br जो रहेगा वो लेस अबंडेंट है, मतलब Br जो रहेगा वो सबसे कम क्वांटिटी में मिलेगा। और आयोडीन जो होता है वो सी वीड्स के अंदर प्रेजेंट होता है, तो सी वाटर के अंदर जो वीड्स होते हैं उस वीड्स में से जो आयोडीन होता है वो इजीली हमको मिल सकता है। फ्लोरोएपेटाइट के बारे में हमने फॉस्फोरस के बारे में पढ़ा था
तब पढ़े थे एपेटाइट, फ्लूरोएपेटाइट, क्लोरोएपेटाइट और हाइड्रोक्सी एपेटाइट। तो ये एपेटाइट जो है ये फॉर्मूला हमने वही से यूज किया हुआ है। अब आते हैं ग्रुप नंबर 17 के फिजिकल प्रॉपर्टीज में। इफ हमने जो फिजिकल प्रॉपर्टी का ट्रेंड केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ा था ये उसी के हिसाब से है तो बहुत अच्छी बात है। इफ कहीं पे एक्सेप्शन है तो इसका रीजन हम लोग देख लेंगे। पहली जो प्रॉपर्टी पढ़नी है वो है एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर बढ़ते रहता है, एटॉमिक मास नंबर भी बढ़ेगा। ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दिया हुआ है 2s2 2p5, 3s2 3p5, 4s2 4p5, 5s2 5p5 एंड 6s2 6p5। ये भी कॉमन ही है। अब बात आती है कोवैलेंट और आयोनिक रेडियस की। कोवैलेंट रेडियस कंबाइंड मतलब सिंपल Cl Cl के साथ रहेगा तब, और आयोनिक जब Cl जो रहेगा वो माइनस रहेगा। और यहाँ पे जो आयोनिक रेडियस है वो -1 का दिया हुआ है। अब बात करते हैं हम लोग Cl जो रहेगा वो 0 ऑक्सीडेशन नंबर में हो सकता है न्यूट्रल फॉर्म में, ये -1 भी हो सकता है और +1 भी हो सकता है, +3 भी हो सकता है और +7 में भी। हम 0 माइनस की बात करेंगे तो वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन है। 0 की बात करेंगे तो वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन रहेंगे, यहाँ पे 6 रहेंगे, यहाँ पे 5 यहाँ पे कितने रहेंगे 7 है, 6, यहाँ पे रहेंगे 4, ठीक है। और इसमें जो रहेंगे वो रहेंगे 0 और +5 आएगा उसमें रहेंगे 2। अब वैलेंस शेल के जो इलेक्ट्रॉन्स है वो यहाँ पे रिमूव हो रहे हैं। कोई बात नहीं, थोड़ा सा अच्छे से लिखते हैं, इसको क्लियरली दिखाई नहीं दे रहा है, ठीक है। तो Cl की बात करते हैं तो Cl कितने ऑक्सीडेशन नंबर शो करेगा? Cl जो रहेगा वो ऑक्सीडेशन नंबर शो करेगा कौन से -1, 0, +1, +3, +5, +7। इसमें वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे 7, इसमें रहेंगे 8, इसमें रहेंगे 6, एक इलेक्ट्रॉन लूज किया, 3 लूज किए तो यहाँ पे रहेंगे कितने रहेंगे 4, यहाँ पे रहेंगे 2 और यहाँ पे रहेंगे 0। अब -1 से +7 की तरफ जाते हैं तो वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन रिमूव कर रहे हैं, और जब वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन रिमूव करेंगे तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा और साइज कम होगा। मतलब पॉजिटिव ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ता है तो साइज कम होता है, और निगेटिव ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ता है तो साइज बढ़ता है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे कोवैलेंट में इसका ऑक्सीडेशन नंबर रहेगा वो 0 है, तो आयोनिक में -1 है, और 0 से -1 होगा मतलब वो 1 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, और जब 1 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो वैलेंस शेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ने की वजह से यहाँ पे उनका साइज जो रहेगा वो बढ़ जाएगा। इसलिए 0 ऑक्सीडेशन नंबर का साइज और -1 ऑक्सीडेशन नंबर का साइज देखेंगे तो 0 ऑक्सीडेशन नंबर का साइज कम रहेगा और माइनस का ज़्यादा रहेगा। इफ यहाँ पे -1 की जगह +1 लिखा होता तो 64 से कम होता +1 का साइज, लेकिन यहाँ पे आयोनिक रेडियस जो दिया हुआ है ये -1 ऑक्सीडेशन नंबर का दिया हुआ है। कोवैलेंट को कोवैलेंट के साथ कंपेयर करो, आयोनिक को आयोनिक के साथ कंपेयर करना है। कोई भी रेडियस टॉप टू बॉटम जाते हैं तो नंबर ऑफ शेल बढ़ने की वजह से बढ़ेगा, तो कोवैलेंट रेडियस भी देखो इंक्रीज हुआ है, साथ में आयोनिक रेडियस भी यहाँ पे इंक्रीज हुआ है। अब टॉप टू बॉटम जाएंगे, नंबर ऑफ शेल बढ़ रहे हैं तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा, तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी भी कम होगी। देखो यहाँ से यहाँ तक कम हो गई और कम हो गई और कम हो गई। इनके बारे में क्यों नहीं दिया है उसका रीजन स्टार्टिंग में मैंने बोल दिया था। अब बात आती है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। तो जिसका साइज सबसे छोटा है उसका इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी सबसे ज़्यादा होना चाहिए, बट साइन रहेगा निगेटिव। तो सबसे कम होना चाहिए आयोडीन, उससे ज़्यादा रहेगा ब्रोमीन, उससे ज़्यादा रहेगा क्लोरीन, उससे ज़्यादा रहेगा फ्लोरीन। हो नहीं है,
मतलब यहाँ पे फ्लोरीन जो रहेगा उसका इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी सबसे ज़्यादा नहीं है, उसका इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो रहेगा ये क्लोरीन से कम रहेगा। इसका रीज़न क्या हो सकता है? इसका रीज़न ऐसा है, फ्लोरीन का साइज छोटा है और फ्लोरीन का साइज छोटा होने की वजह से उनके पास इफ हम कोई इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं तो इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन बढ़ता है और इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन बढ़ने की वजह से वो इलेक्ट्रॉन गेन करना पसंद नहीं करता है और इसीलिए यहाँ पे फ्लोरीन का इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्लोरीन से कम है। ठीक है, क्लियर है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। जितना साइज छोटा रहेगा उतना ही फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा रहेगा और जितना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा रहेगा उतना ही इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी ज़्यादा रहेगा। और यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अपने ट्रेंड के हिसाब से है। हाइड्रेशन एंथैल्पी जो होता है वो भी साइज को प्रोपोर्शनल इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। जितना साइज छोटा उतना हाइड्रेशन एंथैल्पी ज़्यादा। देखो सबसे छोटा साइज है फ्लोरीन का तो उसका हाइड्रेशन एंथैल्पी सबसे ज़्यादा है। सबसे बड़ा साइज है आयोडीन का तो उसका हाइड्रेशन एंथैल्पी सबसे कम है। क्लियर? तो ये जो प्रॉपर्टीज है वो फ्री क्लोरीन के थे, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और फ्लोरीन के। अभी जो प्रॉपर्टी पढ़ने हैं वो F2Cl2 Br2 और I2 के। अब रही बात मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट की, तो जब मॉलिक्यूलर मास बढ़ता है तो मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता है और दोनों अपने ट्रेंड के हिसाब से ही है। डेंसिटी के बारे में भी पढ़ा था, साइज बढ़ेगा तो डेंसिटी भी बढ़ेगा और यहाँ पे डेंसिटी जो रहेगा वो इंक्रीज हुआ है। रही बात इन बॉन्ड लेंथ की, तो हम स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे तो फ्लोरीन और फ्लोरीन के बीच का बॉन्ड लेंथ कम रहेगा, क्लोरीन और क्लोरीन के बीच का ज़्यादा रहेगा और सबसे ज़्यादा रहेगा आयोडीन और आयोडीन के बीच का। इसीलिए यहाँ पे हैलोजेंस के बीच का जो बॉन्ड लेंथ है वो सबसे कम जो रहेगा वो रहेगा फ्लोरीन में और सबसे ज़्यादा जो रहेगा वो रहेगा आयोडीन में। अब जिसका बॉन्ड ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहेगा उसका बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी भी स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, सबसे ज़्यादा होना चाहिए। तो सबसे कम बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी रहेगा I2 का, सही है। उससे ज़्यादा रहेगा Br2 का, उससे ज़्यादा रहेगा Cl2 का, उससे ज़्यादा होना चाहिए फ्लोरीन का। बट यहाँ पे ऐसा नहीं है। उसका रीज़न क्या है? उसका रीज़न ऐसा है, यहाँ पे बॉन्ड लेंथ कम है तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा रहेगा। मतलब इन दोनों के बीच का डिस्टेंस बहुत कम है, किसके बीच के? फ्लोरीन के बीच का। लेकिन हर फ्लोरीन के पास 3-3 लोन पेयर है और लोन पेयर जो रहेंगे वो एक दूसरे के ज़्यादा पास आएंगे क्योंकि यहाँ पे ये बॉन्ड लेंथ बहुत कम है और बॉन्ड लेंथ कम होने की वजह से एक फ्लोरीन के लोन पेयर और दूसरे फ्लोरीन के लोन पेयर के बीच में रिपल्शन होता है और लोन पेयर रिपल्शन सबसे ज़्यादा, ये सबसे स्ट्रॉन्ग रिपल्शन होता है और इस स्ट्रॉन्ग रिपल्शन के वजह से ये फ्लोरीन के बीच का बॉन्ड इजीली टूटना पसंद करता है और इसीलिए यहाँ पे F2 का बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी जो रहेगा वो जितना हमने सोचा था उतना ज़्यादा नहीं रहेगा। ठीक है। लास्ट में दिया हुआ है स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल और स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल जो रहेगा यहाँ पे हम लोग ट्रेंड के हिसाब से नहीं बोल सकते हैं, ये वैल्यू जो रहेगा ये फ्लक्चुएट होता रहता है। हाँ, इस ग्रुप में देखेंगे तो ये वैल्यू सीक्वेंस के हिसाब से है, लेकिन हम लोग रिडक्शन पोटेंशियल के वैल्यू को डायरेक्टली हम गेस नहीं कर सकते हैं कि किसका रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा रहेगा और किसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज़्यादा रहेगा। तो ये था ग्रुप नंबर 17 जो है उनके फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, साथ में F2Cl2 Br2 एंड I2। अब हैलोजन जो होते हैं वो कैसे +1 से +7 तक का ऑक्सीडेशन नंबर शो कर रहे हैं ये सब मैंने बोल दिया। आपको वीडियो देखने के टाइम पे ये भी लग सकता है कि सर थोड़े फास्ट जा रहे हैं, लेकिन जो कंसेप्ट हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं उनको फिर से मैं यहाँ पे रिपीट नहीं करूँगा। ये बात मैंने ऑलरेडी लास्ट वीडियो में बोला था, इसलिए हम यहाँ पे थोड़ा
स्पीड मतलब थोड़ा फास्ट जा सकते हैं, क्योंकि वही वही कंसेप्ट फिर से यूज हो रहे हैं। हैलोजेंस ने कैसे +1 +3 +5 +7 ऑक्सीडेशन नंबर शो किया था वो भी देखा था, ठीक है। अब जब हमने +1 शो किया था तब उसका हाइब्रिडाइजेशन जो था वो क्या था, sp3। इसके लिए क्या था, sp3d। इसके लिए था sp3d2। इसके लिए था sp3d3। मतलब यहाँ पे हमने s और p ऑर्बिटल यूज किया, यहाँ पे d ऑर्बिटल यूज किया। जब बात आती है हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करने की, तो हाइड्रोजन के पास ओनली s ऑर्बिटल है, तो s और d का ओवरलैप नहीं हो सकता है, तो हाइड्रोजन के साथ ये 3 ऑक्सीडेशन नंबर पॉसिबल नहीं है। तो हैलोजन जो रहेगा वो हाइड्रोजन के साथ एक ही मॉलिक्यूल बना सकता है। इफ ए हैलोजन एक ही मॉलिक्यूल बनाएगा तो HX 3 बॉन्ड बना होता तो ये होता XH3। इफ ये 5 बॉन्ड बना था तो ये बनता HX5, और ये 7 बॉन्ड बना था तो ये उल्टा हो गया XH5, और ये बन जाता 7। लेकिन हाइड्रोजन के पास s ऑर्बिटल होता है और ये d ऑर्बिटल यूज कर रहे हैं, तो s और d का ओवरलैपिंग पॉसिबल नहीं है, इसलिए एक ही मॉलिक्यूल पॉसिबल रहेगा, बाकी मॉलिक्यूल्स पॉसिबल नहीं रहेंगे। स्टेबिलिटी डिक्रीजेस फ्रॉम टॉप टू बॉटम, सिंपल सी बात है, उसका रीजन भी है। हम यहाँ पे बात करेंगे तो ये HCl रहेगा, यहाँ पे ये HBr रहेगा, और यहाँ पे ये HI रहेगा। तो HCl में बॉन्ड लेंथ कम है, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा रहेगा, तो स्टेबिलिटी भी ज़्यादा रहेगा। इसलिए टॉप टू बॉटम जाते हैं तो बॉन्ड लेंथ बढ़ेगा, और बॉन्ड लेंथ बढ़ेगा तो स्टेबिलिटी कम होगा। स्टेबिलिटी कम होगा, H+N इजीली देगा, H+N इजीली देगा, रिड्यूसिंग कैरेक्टर बढ़ेगा। इसलिए लिखा हुआ है स्टेबिलिटी कम होगा, रिड्यूसिंग कैरेक्टर बढ़ेगा। एसिडिक प्रॉपर्टी इंक्रीजेस ड्यू टू डिक्रीज इन बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी, वो तो पहले ही बताया था। आयोनिक कैरेक्टर डिक्रीजेस फ्रॉम टॉप टू बॉटम, ठीक है। तो मेटल और नॉन मेटल, अभी यहाँ पे हमको ये देखना पड़ेगा कि आयोनिक कैरेक्टर का किस प्रकार से इफेक्ट रहेगा, ठीक है। तो आयोनिक कैरेक्टर जो रहेगा वो टॉप टू बॉटम क्या होगा वो यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। क्योंकि इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का डिफरेंस जितना ज़्यादा होता है उतना आयोनिक कैरेक्टर ज़्यादा होता है। तो HCl और HBr में से HCl में आयोनिक कैरेक्टर जो रहे, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का डिफरेंस जो रहेगा वो ज़्यादा रहेगा। मैंने परसेंटेज आयोनिक कैरेक्टर निकालने का फॉर्मूला बताया था, उस फॉर्मूला से आप HCl, HBr और HI इन तीनों का आयोनिक कैरेक्टर फाइंड कर सकते हो। HCl, HBr, HI और HF में से उनका बॉन्ड बॉइलिंग पॉइंट दिया हुआ है और साथ में बॉन्ड लेंथ दिया हुआ है। बॉन्ड लेंथ तो अभी देख लिया कि बॉन्ड लेंथ बढ़ेगा। रही बात बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट की, तो जितना मॉलिक्यूलर मास ज़्यादा होता है उतना मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होता है। तो सबसे ज़्यादा होना चाहिए HI का, उससे कम होना चाहिए HBr का, वो है भी। HBr से कम रहेगा HCl का, ये भी है, और HCl से कम होना चाहिए HF का, लेकिन HF का HCl से बॉइलिंग पॉइंट कम नहीं है, उससे ज़्यादा है। रीजन क्या हो सकता है, ये HF, यहाँ पे HF, ये HCl और ये HCl था। HF में इंटरमोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग पॉसिबल है, HCl में इंटरमोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग पॉसिबल नहीं है। और जब इंटरमोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बढ़ती है तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा, और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा तो बॉइलिंग टेम्परेचर बढ़ेगा। तो HF का बॉइलिंग टेम्परेचर HCl से कम होना चाहिए था, बट एक्चुअल में ऐसा नहीं है। HF का बॉइलिंग टेम्परेचर HCl से ज़्यादा है। इसका रीज़न बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट इंटरमोलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के ऊपर डिपेंड होते हैं कि इंटरमोलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किस प्रकार से है। इंटरमोलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ता है तो मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा,
और यहाँ पे HF जो रहेगा वो इंटरमोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करता है। बाकी जो रहेंगे वो इस प्रकार का इंटरमोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो नहीं करते हैं और इसीलिए उनका बॉइलिंग टेम्परेचर कम है और HF का बॉइलिंग टेम्परेचर जितना हमने एक्सपेक्ट किया था उससे ज़्यादा है। ठीक है, तो जितना हमने एक्सपेक्ट किया था उससे ज़्यादा बॉइलिंग टेम्परेचर HF का इसलिए है क्योंकि उसमें इंटरमोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनती है। ठीक है, अभी जो देखा था वो हमने हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन देखा था, अभी किसके साथ देखेंगे? हैलोजन का रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ देखेंगे। तो हैलोजन के साथ जब ऑक्सीजन का रिएक्शन करते हैं तो यहाँ पे एक टाइप का मॉलिक्यूल बनता है और वो रहेगा H2O, क्योंकि X जो है ये हैलोजन और ये रहेगा ऑक्सीजन, तो स्ट्रक्चर रहेगा X अटैच टू O अटैच टू X, इस प्रकार से। ठीक है, तो रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू फॉर्म ऑक्साइड एज वेल एज हैलाइड। अब यहाँ पे दोनों वर्ड क्यों बोला है? हम बात करते हैं OF2 की और लिखते हैं OCl2। ये भी बाइनरी कंपाउंड है, ये भी बाइनरी कंपाउंड है। ऑक्सीजन है तो इसको ऑक्साइड भी बोल सकते हैं, फ्लोरीन है तो इसको फ्लोराइड भी बोल सकते हैं। लेकिन इन दोनों में से किसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है? फ्लोरीन का, तो ये रहेगा फ्लोराइड, मतलब क्या बन जाएगा? हैलाइड। ऑक्साइड भी बोल सकते हैं, क्लोराइड भी बोल सकते हैं, लेकिन ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है तो इसको ऑक्साइड बोलेंगे, क्लोराइड नहीं बोलेंगे। तो जब हमारे पास दोनों पॉसिबिलिटी होती है तो हम ये देखेंगे कि किसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है। एग्जाम्पल के लिए देखेंगे तो NH3, अब ये बाइनरी मॉलिक्यूल है और एटलीस्ट वन नाइट्रोजन होता है तो उसको नाइट्राइड बोलेंगे, एटलीस्ट वन हाइड्रोजन रहेगा तो उसको हाइड्राइड बोलेंगे। अब यहाँ पे नाइट्रोजन भी है और हाइड्रोजन भी है तो नाइट्राइड हाइड्राइड नहीं बोलेंगे, इन दोनों में से जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है नाम भी उसी के हिसाब से रहेगा। तो नाइट्रोजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइड्रोजन से ज़्यादा होने की वजह से इस मॉलिक्यूल को हम लोग नाइट्राइड कंसिडर करेंगे, हाइड्राइड कंसिडर नहीं करेंगे। तो जब फ्लोरीन रहेगा तो वह हैलाइड का काम करेगा और अदर देन फ्लोरीन कोई दूसरा हैलाइड होता है तो वो हैलाइड का काम करेगा। ठीक है, F2 फॉर्म फ्लोराइड, वायर अभी बोल दिया था। F2 शो निगेटिव ऑक्सीडेशन नंबर, क्योंकि फ्लोरीन एक ऐसा एलिमेंट है जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज़्यादा है और फ्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज़्यादा होने की वजह से वो ओनली निगेटिव ऑक्सीडेशन नंबर ही शो करेगा, लेकिन बाकी जो एलिमेंट है वो पॉजिटिव ऑक्सीडेशन नंबर भी शो कर सकते हैं। फ्लोरीन शो ओनली निगेटिव ऑक्सीडेशन नंबर, क्योंकि कोई भी ऐसा एलिमेंट पूरे पीरियोडिक टेबल में नहीं है जो फ्लोरीन से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी रखता हो या फ्लोरीन का इलेक्ट्रॉन पुल करता हो। जब बात करेंगे हैलोजन के साथ तो हैलोजन जो रहेगा वो दूसरे हैलोजन के साथ बॉन्ड बनाएगा। तो जब एक हैलोजन दूसरे हैलोजन के साथ बॉन्ड बनाता है तो उसको बोलते हैं इंटर हैलोजन कंपाउंड। वो बन सकते हैं XX', XX'3, XX'5 और वो बन सकते हैं XX'7। ठीक है, अब देखो मैं यहाँ पे इसको लिख सकता हूँ कैसे, हम इसकी बात करते हैं। चलो पहले ये देखते हैं। हम लेते हैं क्लोरीन और ब्रोमीन, तो पॉसिबल क्या है? ClBr5 और दूसरा पॉसिबल क्या है? BrCl5। सही है ना? हमको ये तो नहीं पता है ना X2 कौन सा है और X'2 कौन सा है, तो दोनों पॉसिबिलिटी है। ClBr5 बन सकता है और BrCl5 बन सकता है। क्या लगता है विच इज मोर पॉसिबल? क्या दोनों बनेंगे? क्या लगता है? ClBr5 भी बनेगा और BrCl5 भी बनेगा, क्योंकि इफ हम यहाँ पे इस X2 की जगह हम यूज करते हैं Br2 और यहाँ पे यूज करते हैं Cl2, तो
कौन सा बनेगा, ये बनेगा। सही है। इफ हम एक्सचेंज करते हैं और यहाँ पे यूज करते हैं Cl2 और ये होता है Br2, तो हमको ये मिलेगा। मतलब x2 और x-2 क्या लेते हैं, इसका फर्क पड़ेगा। अब एक बात मैंने आपको पूछा था कि क्या दोनों पॉसिबल है, इसका फॉर्मूला अच्छे से लिखते हैं, Cl Br5 और ये BrCl5, क्या दोनों पॉसिबल है? मेरे हिसाब से एक ही पॉसिबल है। चलो वो गेस कर लेते हैं कौन सा ज्यादा पॉसिबल है, ये कौन सा पॉसिबल है, कर लिया गेस। फाइंड करते हैं Cl और Br में से किसका साइज छोटा है, Cl का ना। हाँ, तो यहां पे हमने रखा है Cl को। कितने Cl है, एक। यहाँ पे सेंट्रल एटम कौन है, Br, तो पहले हम Br को लिखते हैं। तो यहाँ पे रहेगा Br जिसका साइज Cl से बड़ा है। ठीक। अब इस Cl के साथ 5 Br ने बॉन्ड बनाया और Cl से बड़ा साइज Br का है, तो ये रहेगा 1 Br, ये रहेगा सेकंड Br, ये रहेगा थर्ड Br, ये रहेगा फोर्थ Br और ये रहेगा फिफ्थ Br। तो यहाँ पे Br और Br पास पास है और Br और Br जो रहेंगे उनको इतनी जगह नहीं है कि वो प्रॉपरली वहां पे स्टैंड कर सके। तो सेंट्रल एटम जब छोटा होता है और उनके साथ जो अटैच एटम बड़े होते हैं तो ये मॉलिक्यूल स्टेरिक रिपल्शन शो करेगा। यहाँ पे इंटर मॉलिक्यूलर रिपल्शन ज्यादा रहेगा। सेंट्रल एटम का साइज बड़ा है और जिसके साथ बॉन्ड बनाए हैं उनका साइज छोटा है Cl का। तो यहाँ पे Cl और Cl के बीच में डिस्टेंस ज्यादा है, तो यहाँ पे Cl और Cl के बीच का रिपल्शन कम रहेगा। तो ये मॉलिक्यूल स्टेबल रहेगा और ये मॉलिक्यूल अनस्टेबल रहेगा। तो पॉसिबिलिटी हमने दोनों रखा था कि सेंट्रल एटम छोटा रहेगा, अटैच्ड एटम बड़ा रहेगा, या तो सेंट्रल एटम बड़ा रहेगा और अटैच्ड एटम छोटा रहेगा। तो उनमें से ये पॉसिबिलिटी है कि सेंट्रल एटम जब बड़ा होता है तो इस मॉलिक्यूल का स्टेबिलिटी जो रहेगा वो ज़्यादा रहेगा, क्योंकि वहाँ पे जो रहेगा वो रिपल्शन कम रहेगा। आप देखोगे तो ये Br और Br के बीच में रिपल्शन बढ़ जाएगा और रिपल्शन बढ़ने के वजह से उनका स्टेबिलिटी कम होगा। तो हम बोल सकते हैं कि x2 और x-2 में से x-2 जो रहे, x2 का जो साइज रहेगा वो बड़ा होना चाहिए, सॉरी क्योंकि x2 जो है वो सेंटर में है, तो जो सेंटर में रहेगा उसका साइज बड़ा होना चाहिए और वो जिसके साथ बॉन्ड बनाने के लिए जा रहा है उसका साइज जो रहेगा वो कैसा होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। दोनों हैलोजन ही है, लेकिन दोनों हैलोजन में से एक हैलोजन का साइज बड़ा होता है और दूसरे हैलोजन का साइज छोटा होता है, तो ही ये मॉलिक्यूल बनेगा जैसे ये यहाँ पे शो किया हुआ है। इफ हम कंडीशन को इन्वर्स कर देते हैं तो जो सेंट्रल एटम है उसका साइज छोटा रखते हैं और जो बॉन्डिंग वाला है उसका साइज बड़ा रखते हैं, तो मॉलिक्यूल इस प्रकार से बनेगा जो कि अनस्टेबल होता है। ठीक है, तो x' जो रहेगा उसका साइज x से हमेशा कम ही रहेगा, छोटा ही रहेगा। अब बात करते हैं स्ट्रक्चर की। तो x ने x' के साथ बॉन्ड बना दिया, हमको ये x की जरूरत सेंट्रल एटम को देखना है। जब एक बॉन्ड बनाया तो इसके पास 3 रहेंगे लोन पेयर, सही है। ये स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे तो x अटैच टू x', इसके पास 2 लोन पेयर रहेंगे। x अटैच टू 1 x', ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ और ये रहेगा फिफ्थ। कितने, 5, तो 1 रहेगा लोन पेयर। फिर रहेगा x अटैच टू 1 x', ये सेकंड, ये रहेगा थर्ड, ये रहेगा फोर्थ, ये रहेगा फिफ्थ, ये रहेगा सिक्स्थ और ये रहेगा 7th। तो इस प्रकार से ये रहेंगे उनके स्ट्रक्चर।
रही बात हाइब्रिडाइजेशन की, तो उसके बारे में मैंने ऑलरेडी आपको स्टार्टिंग में ही बोला था कि ये किस प्रकार का हाइब्रिडाइजेशन क्या करेंगे, शो करेंगे। तो साइज ऑफ x2 शुड बी ग्रेटर देन साइज ऑफ x2 डैश। इसका रीजन अभी बोल दिया। IF2 आयोडीन पेंटाफ्लोराइड, आयोडीन पेंटाफ्लोराइड, इसको आयोडाइड भी बोल सकते हैं, फ्लोराइड भी बोल सकते हैं, क्योंकि आयोडीन भी प्रेजेंट है, फ्लोरीन भी प्रेजेंट है, और ये बाइनरी मॉलिक्यूल है। लेकिन आयोडीन और फ्लोरीन में से फ्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होने की वजह से इस कंपाउंड को हम लोग फ्लोराइड अच्छे से बोल सकते हैं कंपेयर टू आयोडाइड। हैलोजन रिएक्ट विथ मेटल टू फॉर्म द मेटल हैलाइड। तो जो हैलोजन होता है वो मेटल के साथ रिएक्शन करके मेटल हैलाइड बना सकता है, और इसमें मेटल हैलाइड का फॉर्मूला डिफरेंट हो सकता है। जैसे हम बात करते हैं Na की, तो ये NaCl बनेगा, मतलब N का वैल्यू 1 रहेगा। हम बात करेंगे Mg की, तो ये MgCl2 रहेगा, तो N का वैल्यू 2 रहेगा। हम एल्यूमिनियम मेटल को लेते हैं तो ये AlCl3 रहेगा, तो N का वैल्यू कितना रहेगा, 3 रहेगा। इसलिए यहाँ पे N लिखा हुआ है, किसी नंबर को स्पेसिफाई नहीं किया हुआ है। ठीक है, नॉर्मली हम लोग नंबर को स्पेसिफाई करते हैं, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है, क्योंकि किसी भी मेटल के साथ रिएक्शन कर सकता है, तो उस मेटल का वैलेंसी हमको देखना पड़ेगा, और उस मेटल के वैलेंसी के हिसाब से ये क्या करेगा, यहाँ पे कंपाउंड बनाएगा। कौन, हैलोजन। उनका आयोनिक कैरेक्टर क्या रहेगा, इफ हम किसी मेटल को फिक्स कर देते हैं और हैलोजन को चेंज करेंगे, तो सिंपल सी बात है, इसमें चेंज इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा रहेगा। इसमें एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल के लिए हम लोग देख सकते हैं NaCl, फिर आएगा NaF, फिर आता है NaBr, और फिर आएगा NaI। इसमें चेंज इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, इसमें चेंज इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे कम है। तो जब चेंज इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा रहेगा तो आयोनिक कैरेक्टर ज्यादा रहेगा, और इसमें आयोनिक कैरेक्टर सबसे कम रहेगा। यहाँ पे M के जगह आप कोई भी एक मेटल ले सकते हो, जैसे मैंने कौन सा मेटल यूज किया है, सोडियम। एनामोलस नेचर ऑफ फ्लोरीन, तो हर ग्रुप का पहला एलिमेंट बाकी लोगों से डिफरेंट प्रॉपर्टी शो करता है। 4 रीजन, स्मॉल साइज, हाई आयोनाइजेशन एंथैल्पी, स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड एब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल। ये 4 रीजन के वजह से वो एनामोलस बिहेवियर शो करेगा। फ्लोरीन हैज ओनली 1 स्टेबल ऑक्सो एसिड। ऑक्सो एसिड का मतलब होता है, एसिड का मतलब होता है जिसके पास एसिडिक हाइड्रोजन रहेगा, और ऑक्सो एसिड का मतलब होता है ऐसा कंपाउंड जिसमें एसिडिक हाइड्रोजन डायरेक्टली ऑक्सीजन के साथ अटैच रहेगा। H अटैच टू O अटैच टू F। तो एसिडिक हाइड्रोजन जो है वो डायरेक्टली किसको अटैच्ड है, ऑक्सीजन को अटैच्ड होने की वजह से इसको हम बोलेंगे ऑक्सो एसिड। ऑक्सो एसिड, एसिडिक हाइड्रोजन इज डायरेक्टली अटैच्ड टू ऑक्सीजन। हैलो एसिड, एसिडिक हाइड्रोजन इज डायरेक्टली अटैच्ड टू हैलोजन। ठीक है, तो इस प्रकार से होते हैं हैलो एसिड। तो फ्लोरीन जो रहेगा वो एक ही बनाएगा, बाकी हैलोजन जो रहेंगे उनके मोर देन 1 हैलो एसिड्स पॉसिबल होते हैं। HF लिक्विड स्टेट में है, बाकी सभी के सभी गैसीय स्टेट में रहेंगे। इसका रीजन जो हमने वाटर में पढ़ा था, बाकी जो हाइड्राइड्स है, बाकी जो हैलाइड्स है, उनमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है, लेकिन HF में हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, तो वो मॉलिक्यूल एक दूसरे के पास आना पसंद करेंगे, और जब वो एक दूसरे के पास आएंगे तो वो लिक्विड स्टेट में रहेंगे। तो ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, HF is present in liquid state, others are present in gaseous state। सेम कंसेप्ट था ग्रुप नंबर 17 में, H2O ही लिक्विड स्टेट में होता है, बाकी सभी के सभी गैसीय स्टेट में होते हैं। रही बात ऑक्सो एसिड की, तो मैंने इस पॉइंट को ज़्यादा यहाँ पे नहीं लिया, मेनी ऑक्सो एसिड वाला, क्योंकि लास्ट में हम लोग
अलग से ऑक्सो एसिड के बारे में ही पढ़ेंगे, तब ये पॉइंट फिर से वहां पे आएगा कि बाकी के जो हैलाइड्स होते हैं वो मोर देन वन ऑक्सो एसिड को बनाने का काम करते हैं। ठीक है, अभी हम लोग ग्रुप नंबर 17 में जो टॉपिक कंटिन्यू करने वाले हैं, इस टॉपिक का नाम है क्लोरीन। ठीक है, तो क्लोरीन जो होता है इसको हम लोग लिखते हैं एज ए Cl2 करके। तो साइंटिफिकली देखा जाएगा तो इसको बोलना क्या चाहिए, डाइक्लोरीन बोलना चाहिए, लेकिन हम लोग बोलने के टाइम पे क्लोरीन ही कंसीडर करते हैं। ठीक है, अब ये जो क्लोरीन है इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे तो ये रहेगा Cl सिंगल बॉन्ड Cl, और हर क्लोरीन के पास 3 रहेंगे लोन पेयर। तो हर क्लोरीन का जो हाइब्रिडाइजेशन रहेगा वो क्या रहेगा, sp3 रहेगा। तो Cl2 मॉलिक्यूल में जो क्लोरीन होता है, इस क्लोरीन का जो हाइब्रिडाइजेशन स्टेट रहेगा ये रहेगा sp3। ठीक है, तो अभी हम लोग यहाँ से क्लोरीन के बारे में पढ़ना शुरू करते हैं। क्लोरीन इज द फर्स्ट हैलोजन टू बी आइसोलेटेड। तो जो हम 4 हैलोजन नॉर्मली पढ़ते हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, उनमें से क्लोरीन जो है ये पहला हैलोजन है जो सबसे पहले आइसोलेट किया था, जिसको सबसे पहले सेपरेट किया था। मतलब जो क्लोरीन कंबाइंड फॉर्म में प्रेजेंट होता है, उस क्लोरीन को सेपरेट करने का काम सबसे पहले किया था जितने हैलोजन्स है उनमें से। अब यहाँ पे हम देखेंगे तो क्लोरीन जो रहेगा वो कंबाइंड फॉर्म में है, तो इस कंबाइंड फॉर्म को सेपरेट करने का काम सबसे पहले किया था। ठीक है, तो फर्स्ट प्रिपरेशन मेथड जो है जिससे हमने Cl2 गैस को प्रिपेयर किया था, Cl2 गैस को आइसोलेट किया था, वो है MnO2। तो MnO2 जो है उसका रिएक्शन HCl के साथ किया था, तो ये रिएक्शन होने के बाद हमको यहाँ पे मिला MnCl2, साथ में हमको मिला है वाटर मॉलिक्यूल। अब इस रिएक्शन में देखेंगे तो यहाँ पे Mn का ऑक्सीडेशन नंबर +4 है, ऑक्सीजन का -2 है, हाइड्रोजन +1, Cl -1, Mn रहेगा +2, Cl रहेगा -1 0, हाइड्रोजन रहेगा +1, ऑक्सीजन रहेगा -2। तो यहाँ पे 2 स्पीसीज ऐसे हैं जिनका ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हो रहा है। पहला जो रहेगा वो रहेगा Mn +4 से +2 हुआ, और दूसरा रहेगा Cl, ये -1 से 0 हुआ। तो -1 से 0 हुआ मतलब Cl का हुआ है ऑक्सीडेशन, और Mn +4 से +2 हुआ मतलब इसका हो जाएगा रिडक्शन। तो इस रिडॉक्स रिएक्शन को यूज करके, मैग्नीशियम डाइऑक्साइड को यूज करके, उसका रिएक्शन HCl के साथ करने के बाद हमने सबसे पहले क्या किया था, क्लोरीन गैस को प्रोड्यूस किया था। नेक्स्ट प्रिपरेशन मेथड्स, जो KMnO4 है, पोटेशियम पर मैग्नेट, उसका रिएक्शन HCl के साथ करते हैं तो हमको यहाँ पे मिलेगा Cl2 गैस। लेकिन ये जो मेथड है ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है, और ये रिएक्शन बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होने की वजह से इस रिएक्शन को हम नॉर्मली यूज़ नहीं करते हैं। नेक्स्ट रिएक्शन, जैसे यहाँ पे हम देखेंगे इसका MnO2 का ऑक्सीडेशन किया, रिडक्शन करने का काम किया HCl ने, वैसे ही PbO2 का भी रिडक्शन करने का काम किया है किसने, Cl ने, HCl ने, और वहाँ से हमको क्या मिला है, Cl2। फिर हमने CaOCl2 को यूज़ किया और वहाँ से हमने Cl2 गैस को प्रोड्यूस किया। ये CaOCl2 देखेंगे, इस कंपाउंड की तरफ ज़्यादा ध्यान रखना है। ये एक ऐसा कंपाउंड है जिसमें क्लोरीन जो रहेगा, 2 क्लोरीन 2 अलग अलग ऑक्सीडेशन नंबर शो करते हैं। कैसे, स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे तो क्लियर हो जाएगा, Ca अटैच टू O अटैच टू Cl अटैच टू Cl। ये है इसका स्ट्रक्चर इस कंपाउंड का। इसमें देखेंगे तो ये जो Cl है अपर साइड पे जो मैंने लिखा है, दिस Cl इज डायरेक्टली अटैच टू ऑक्सीजन, जिसमें ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्लोरीन से ज़्यादा होने की वजह से यहाँ पे जो क्लोरीन है इसका ऑक्सीडेशन नंबर रहेगा +1। हम दूसरे क्लोरीन की बात करते हैं तो दिस क्लोरीन इज डायरेक्टली अटैच टू कैल्शियम, जो कि मेटल है, और Cl जो रहेगा ये नॉन मेटल है। तो सिंपल सी बात है, Cl के ऊपर चार्ज रहेगा -1।
मतलब ये CaOCl2 एक ऐसा कंपाउंड है जिस कंपाउंड में एक ही एटम Cl दो अलग अलग ऑक्सीडेशन नंबर शो करता है। एक शो करता है +1 और दूसरा शो करता है -1, और इसका रिएक्शन HCl के साथ करते हैं तो हमको ये CaCl2 साथ में Cl2 गैस को प्रोड्यूस करेगा। अब इन रिएक्शन को ज़्यादा ध्यान इसलिए रखना है क्योंकि यहाँ पे हमने Cl2 गैस को प्रोड्यूस किया, और Cl2 गैस को प्रोड्यूस करने के लिए हमने HCl को यूज़ किया है। HCl का Cl जो है ये ग्रुप नंबर 17 में आते हैं। तो यहाँ पे हमको दो कंपाउंड पढ़ना है, एक Cl2 और दूसरा HCl। तो Cl2 का जो प्रिपरेशन मेथड यहाँ पे है, ये चारों प्रिपरेशन मेथड में हमने HCl को यूज़ किया है। तो जब HCl के टॉपिक में पढ़ेंगे तो ये केमिकल रिएक्शंस ऑफ HCl में भी पढ़ सकते हैं। तो ये जो चार रिएक्शन है इसको दो टॉपिक में हम लोग काम में आ सकता है। पहला प्रिपरेशन ऑफ क्लोरीन, क्योंकि सभी रिएक्शन में हमको क्लोरीन गैस मिल रहा है। साथ में हमने इस रिएक्शन को पूरा करने के लिए HCl को यूज किया। किसको यूज किया? HCl को। तो ये केमिकल रिएक्शंस ऑफ HCl और प्रिपरेशन मेथड ऑफ Cl2 ऐसे दो पार्ट में पढ़ सकते हैं, दो जगह इसको पढ़ सकते हैं। एक और रिएक्शन है जिसमें ऑक्सीजन का रिएक्शन जब HCl के साथ किया तो हम, और ये रिएक्शन हमने CuCl2 के प्रेजेंस में किया तो हमको क्या मिला? Cl2 मिला है। एंड दिस रिएक्शन इज कॉल्ड एज द डेकॉन प्रोसेस। जैसे हैबर प्रोसेस देखा था, ठीक है, कॉन्टैक्ट प्रोसेस देखा था, वैसे ही यहाँ पे डेकॉन प्रोसेस है, और डेकॉन प्रोसेस को यूज करते हैं क्लोरीन गैस को प्रिपेयर करने के लिए। साथ में रही बात इलेक्ट्रोलिसिस की, तो हाइड्रोजन लेसन शुरू करने के पहले मैंने इलेक्ट्रोलिसिस अच्छे से एक्सप्लेन किया था। तब हमने NaCl का देखा था, एक्वस NaCl का देखा था, फिर डाइल्यूट मोल्टन NaCl का भी देखा था इलेक्ट्रोलिसिस। तो यहाँ पे हम मोल्टन NaCl नहीं लेते हैं, यहाँ पे हम लोग एक्वस NaCl लेते हैं, और एक्वस NaCl का इलेक्ट्रोलिसिस करने के बाद एक इलेक्ट्रोड पे मिलेगा Cl2 और सेकंड इलेक्ट्रोड पे हमको मिलेगा H2। ठीक है, तो इस रिएक्शन का मैकेनिज्म देखने के लिए हम हाइड्रोजन के पहले जो इलेक्ट्रोलिसिस का मेथड समझा था, आप वहाँ पे इसका मैकेनिज्म देख सकते हो। अब ये जो क्लोरीन गैस है ये किस प्रकार के फिजिकल प्रॉपर्टी शो करता है? एक स्पेसिफिक ग्रीनिश येलो कलर शो करेगा। ये क्लोरीन गैस जो होता है ये सफोकेटिंग स्मेल प्रोड्यूस करता है। मोर कॉन्सेंट्रेशन, इफ ये हमारे लिए तो हार्मफुल नहीं है क्लोरीन गैस, लेकिन इफ इस क्लोरीन का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाता है हमारे बॉडी के अंदर तो इसके वजह से ये हेडेक प्रोड्यूस करता है। मतलब जो बायोकेमिकल रिएक्शन होते हैं हमारे बॉडी में, तो क्लोरीन का क्वांटिटी ज़्यादा होने की वजह से वो कुछ इस प्रकार के बायोकेमिकल रिएक्शन होते हैं जिससे हमको हेडेक प्रोड्यूस, मतलब हेडेक एक्सपीरियंस होता है। ये जो क्लोरीन गैस है ये 2 to 5 टाइम्स हेवियर देन एयर है। मतलब इसका जो डेंसिटी रहेगा वो ज़्यादा होने की वजह से, ये एयर से हेवियर होने की वजह से ये इस एटमॉस्फेयर के लोअर साइड में हमको ज़्यादा मिलेगा कंपेयर टू अपर पार्ट। ये Cl2 क्लोरीन जो होता है, ये गैस जो रहेगा ये वाटर में सोल्यूबल रहेगा, लेकिन ये नॉर्मल प्रेशर पे कम सोल्यूबल होता है और प्रेशर बढ़ाने के बाद ज़्यादा सोल्यूबल होता है। ये मैंने एक बार बताया भी था, गैस को लिक्विड में सोल्यूबल करना है तो गैस इज सोल्यूबल इन लिक्विड एट हाई प्रेशर। और मैंने आपको एक सोडा वाटर का भी एग्जांपल दिया था कि जितना प्रेशर ज़्यादा अप्लाई करेंगे उतना ही ज़्यादा CO2 जो रहेगा वो उस वाटर में क्या होगा? मिक्स होगा। इसका बॉइलिंग टेम्परेचर जो रहेगा वो रहेगा 239 केल्विन एंड मेल्टिंग पॉइंट जो रहेगा वो है 171 केल्विन। तो दीज आर प्रॉपर्टीज ऑफ क्लोरीन। अब देखेंगे कि ये क्लोरीन किस प्रकार से रिएक्शन शो करता है। क्लोरीन का रिएक्शन देखो, यहाँ पे दो रिएक्शन में साथ में लेता हूँ। फर्स्ट रिएक्शन में अमोनिया का रिएक्शन Cl2 के साथ किया, सेकंड में भी अमोनिया का रिएक्शन Cl2 के साथ किया। आप देखोगे तो दोनों रिएक्शन में जो रिएक्टेंट है वो सेम है। तो एक में हमको प्रोडक्ट मिला अमोनियम क्लोराइड, तो दूसरे में हमको प्रोडक्ट मिला NaCl3, क्या मिला हमको? NCl3।
अब क्वेश्चन ये आता है, दोनों रिएक्शन में रिएक्टेंट सेम है लेकिन मिलने वाला प्रोडक्ट डिफरेंट है, क्योंकि पहले रिएक्शन में हमने अमोनिया को एक्सेस में लिया, सेकंड रिएक्शन में हमने क्लोरीन को एक्सेस में लिया। तो अमोनिया और क्लोरीन का रिएक्शन करते हैं जिसमें अमोनिया बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में यूज करते हैं, तो मिलने वाला प्रोडक्ट रहेगा अमोनियम क्लोराइड विथ एलिमिनेशन ऑफ डाई नाइट्रोजन गैस। लेकिन इसी बात को हम यहाँ पे देखते हैं, अमोनिया का रिएक्शन Cl2 गैस के साथ ही करते हैं, जिसमें Cl2 गैस जो रहेगा वो ज़्यादा क्वांटिटी में एक्सेस में यूज करते हैं, तो प्रोडक्ट मिलेगा NCl3 और साथ में वो क्या करेगा, HCl को प्रोड्यूस करेगा। दिस रिएक्शन इज, ये जो रिएक्शन है, इस रिएक्शन को हम लोग HCl के प्रिपरेशन मेथड में भी लिख सकते हैं। साथ में Cl2 गैस जो होता है वो नॉर्मली येलोइश कलर शो करता है जब ये Cl2 के फॉर्म में रहेगा, लेकिन जब ये Cl2 गैस वाटर के साथ रिएक्शन करेगा तो ये Cl2 मॉलिक्यूल ब्रेक हो जाएगा और जिसके वजह से अपना कलर वो क्या करेगा, लूज करेगा। तो जब Cl2 का रिएक्शन H2O के साथ करेंगे तो हमको मिलेगा HClO, साथ में वो क्या करेगा, HCl गैस को क्या करेगा, रिलीज करेगा। इस HClO जो होता है वो अनस्टेबल होता है और अनस्टेबल होने की वजह से वो HCl बनाएगा, साथ में क्या करेगा, नेसेंट ऑक्सीजन को रिलीज करेगा। ये जो नेसेंट ऑक्सीजन होता है ये ब्लीचिंग एजेंट का काम करता है। जो कलर्ड कंपाउंड होता है उस कलर्ड कंपाउंड को कलरलेस कंपाउंड में कन्वर्ट करने का काम करता है नेसेंट ऑक्सीजन। तो ये क्लोरीन जो होता है जब ये कंप्लीट रिएक्शन शो करेगा तो फर्स्ट स्टेप में हमको HClO साथ में HCl मिला, तो ये HClO का रिएक्शन फिर से हमने किया तो इससे हमको HCl फिर से मिला और साथ में नेसेंट ऑक्सीजन को रिलीज किया। और ये जो नेसेंट ऑक्सीजन होता है ये ब्लीचिंग एजेंट का काम करता है। तो आप क्लोरीन के यूजेस में एक पॉइंट लिख सकते हो, क्लोरीन इज एक्ट एज अ ब्लीचिंग एजेंट। तो क्लोरीन जो रहेगा वो ब्लीचिंग एजेंट का काम कैसे करता है, ब्लीचिंग एजेंट का काम होता है कलर्ड कंपाउंड को कलरलेस करना, या तो उसका जो कलर होता है उस कलर का इंटेंसिटी कम करना। तो उस कलर का इंटेंसिटी जो होता है वो डाई की वजह से होता है। डाई एक केमिकल कंपाउंड होता है और इस केमिकल कंपाउंड को ब्रेक करने के लिए इस डाई कंपाउंड का डिकम्पोजिशन करने का काम करता है ये नेसेंट ऑक्सीजन। एक बड़ा मैकेनिज्म आता है इसका जो हमारे सिलेबस में नहीं है, ना ही JEE में ना ही नीट में, इसलिए हम उतना डिटेल में नहीं जाएंगे। सिर्फ इतना याद रखना है कि ये जो नेसेंट ऑक्सीजन इन्होंने रिलीज किया है रिएक्शन के एंड में, वो इस डाई के बड़े कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल का डिकम्पोजिशन कर देगा। और जब डाई मॉलिक्यूल डिकम्पोज हो जाएगा तो वो डाई मॉलिक्यूल जो कलर शो कर रहा था वो कलर जो रहेगा वो भी निकल जाएगा और इस प्रकार से हम एक कलर्ड कंपाउंड को कलरलेस कंपाउंड में क्या करेंगे, कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, तो ये होता है Cl2 का रिएक्शन। अब बात करते हैं नाम की, तो HClO4, फिर आता है HClO3, फिर आता है HClO2, फिर आता है HClO और फिर आता है HCl। सही है, इनके नाम क्या होते हैं ये मैंने ऑलरेडी आपको बताया था। ठीक है, तो ये है हमारा HClO। क्लियर है, सही है ना। अब कुछ और केमिकल रिएक्शंस क्लोरीन के बाकी हैं, उनको कंप्लीट कर लेते हैं। क्लोरीन जो रहेगा वो हाइड्रोजन के साथ इजीली रिएक्शन करता है इन प्रेजेंस ऑफ लाइट और वो HCl को प्रोड्यूस करेगा। क्लोरीन ऑल्सो रिएक्ट विथ मेटल क्लोराइड बनाएगा, साथ में वो नॉन मेटल के साथ रिएक्शन करेगा और यहाँ पे इस प्रकार से कॉम्प्लेक्स बनाएगा। ठीक है, ये रिएक्शन हमने फॉस्फोरस के केमिकल रिएक्शन में भी देखा था। इफ हम लेस क्वांटिटी ऑफ क्लोरीन यूज करेंगे तो हमको PCl3 मिलता है, हम मोर क्वांटिटी ऑफ Cl2 यूज करेंगे तो PCl5 मिलेगा और PCl5 अनस्टेबल होता है इसलिए ये डायरेक्टली कन्वर्ट हो जाता है PCl3 में। उसके बाद ये जो क्लोरीन है, ये क्लोरीन जो होता है ये NaOH बेस के साथ रिएक्शन करेगा। ये बेस के साथ जब रिएक्शन करेगा
तब यहाँ पे प्रोडक्ट जो मिलेगा ये मिलेगा NaOCl और यहाँ पे मिलेगा NaClO3। अब दोनों प्रोडक्ट डिफरेंट हैं क्योंकि हमने दोनों रिएक्शन में NaOH को यूज किया है Cl2 के साथ रिएक्शन करने के लिए, लेकिन कंडीशन डिफरेंट है। फर्स्ट रिएक्शन में कोल्ड कंडीशन में रिएक्शन कर रहे हैं और डाइल्यूट कंडीशन में। सेकंड में टेम्परेचर ज़्यादा है, हॉट कंडीशन है और सॉल्यूशन जो है वो कॉन्सेंट्रेटेड है। सॉल्यूशन कैसा रहेगा? कॉन्सेंट्रेटेड रहेगा। और ये कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन होने की वजह से हम इस प्रकार से यहाँ पे ठीक है। तो हम इस रिएक्शन को देख रहे थे। देखो दोनों में रिएक्टेंट सेम है लेकिन मिलने वाला प्रोडक्ट डिफरेंट है। इसलिए मैं हमेशा आपको बोलता था ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कंडीशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। हम नॉर्मली कंडीशन नहीं लिखते हैं, टेम्परेचर नहीं लिखते हैं, प्रेशर नहीं लिखते हैं, क्योंकि प्रेशर को चेंज करते हैं, टेम्परेचर को चेंज करते हैं, कॉन्सेंट्रेशन को चेंज करते हैं तो प्रोडक्ट जो होता है वो भी चेंज होता है। इस दो रिएक्शन से आपको इस बात का मतलब कंफर्म हो ही गया ये बात कि टेम्परेचर और कंडीशन चेंज होते हैं, कॉन्सेंट्रेशन को चेंज करते हैं तो प्रोडक्ट जो रहेगा वो भी डिफरेंट मिलता है। तो ये सभी के सभी Cl2 के केमिकल रिएक्शन है। Cl2 इज यूज्ड एज अ ब्लीचिंग एजेंट, उसका रीजन मैंने आपको अभी बता दिया था। ये रिएक्शन डायरेक्टली लिखा हुआ है। यहाँ पे जो रिएक्शन है वो 2 स्टेप में लिखा हुआ है, यहाँ पे रिएक्शन ओनली इन 2 स्टेप को कंबाइन करके ओनली 1 स्टेप में लिखा हुआ है। और यहाँ पे जो नेसेंट ऑक्सीजन है, ये नेसेंट ऑक्सीजन क्या करता है? उस डाई कॉम्प्लेक्स को तोड़ने का काम करता है। साथ में जो ब्लीचिंग एजेंट होता है, ब्लीचिंग पाउडर होता है, उस ब्लीचिंग पाउडर में भी क्लोरीन प्रेजेंट होता है। तो उस ब्लीचिंग पाउडर को बनाने के लिए हम इस क्लोरीन गैस को यूज करते हैं। तो यहाँ पे ब्लीचिंग पाउडर का कंपोजिशन दिया हुआ है CaOCl2, CaCl2, CaOH/2 and twice H2O. This is the composition of bleaching powder. साथ में गोल्ड प्लेटिनम को एक्सट्रैक्शन करने के लिए इसको यूज करते Cl2 गैस को इन द प्रिपरेशन ऑफ मेडिसिन। तो बहुत सारे जो मेडिसिन होते हैं उनको प्रिपेयर करने के लिए हम लोग इस Cl2 गैस को यूज करते हैं। अभी जो कोरोना जो अभी डिसीज आ रहा है, उस डिसीज के पहले मतलब उस टाइम पे जो मेडिसिन देते थे, मतलब कोरोना के लिए नहीं लेकिन उससे बचने के लिए एक मेडिसिन था, उसका नाम आपने सुना ही होगा टेलीविजन पे, ठीक है। उसका नाम मैं नहीं बताऊंगा, वो आपको पता होना चाहिए, थोड़ा सा जनरल नॉलेज। तो उसमें क्लोरीन का नाम भी आता है। इसका मतलब ये क्लोरीन गैस जो है उसको हम लोग मेडिसिन बनाने के लिए यूज करते हैं। साथ में टीयर गैस बनाने के लिए यूज करते हैं। ये टीयर गैस जो होता है, ये गैस जब हमारे आंखों के कांटेक्ट में आता है तो आंखों से आंसू निकल आते हैं। तो इस गैस को बनाने के लिए भी हम Cl2 गैस को क्या करते हैं? यूज करते हैं। अब हमको पढ़ना है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज फर्स्ट प्रिपेयर्ड बाय ग्लाबर। तो ग्लोबर जो है इसने 1648 में HCl को प्रोड्यूस किया था लेबोरेटरी में, और उस HCl को प्रोड्यूस करने के लिए NaCl का रिएक्शन सल्फ्यूरिक एसिड के साथ किया था। अब NaCl का रिएक्शन जब सल्फ्यूरिक एसिड के साथ करेंगे तो H2SO4 जो है उसके पास 2 एसिडिक हाइड्रोजन है, लेकिन दोनों के दोनों एसिडिक हाइड्रोजन वो एट अ टाइम नहीं देगा, सही है। तो पहले वो एक H+ आयन देगा। तो फर्स्ट रिएक्शन में एक H+ आयन दिया हुआ है और सेकंड रिएक्शन में एक H+ आयन दिया हुआ है, और दोनों रिएक्शन में हमको HCl मिला है। तो हम बोल सकते हैं कि ये जो रिएक्शन है, इस रिएक्शन के थ्रू हम लोग HCl को प्रिपेयर कर सकते हैं। और सबसे पहले इस रिएक्शन को यूज करके HCl को बनाया था ग्लोबर ने 1648 में। ये HCl जो है ये कलरलेस गैस है, लेकिन ये पंजेंट सफोगेटिंग स्मेल क्या करता है? प्रोड्यूस करता है। दिस HCl इज हाईली सोल्यूबल इन वाटर। मतलब ये जो गैस है ये वाटर में हाईली सोल्यूबल होता है। ये HCl जो है वो किस प्रकार से केमिकल रिएक्शन शो करेगा? HCl का रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ करेंगे तो Cl2 मिलेगा, थोड़ी देर पहले देखा था। अब देखो इस सेकंड रिएक्शन में
वाटर है, तो H2O से ये H3O प्लस बना, मतलब वाटर ने H प्लस आयन गेन किया, और यहाँ पे जो हाइड्रोजन है मतलब HCl है उसने H प्लस आयन को रिलीज किया। तो यहाँ पे HCl जो रहेगा वो कौन सा प्रॉपर्टी शो करेगा, एसिडिक प्रॉपर्टी शो करेगा। इसी रिएक्शन को इसके पहले भी देखा था, MnO2 का रिएक्शन HCl के साथ किया था तो Cl2 मिला था। इसमें MnO2 जो है इसमें Mn का ऑक्सीडेशन नंबर है +4 और यहाँ पे है +2, तो Mn का रिडक्शन हो गया, और ये रिडक्शन कराने का काम किसने किया है, HCl ने। तो HCl जो है यहाँ पे रिड्यूसिंग एजेंट का काम कर रहा है। तो इस सेकंड लास्ट रिएक्शन जो है उसमें HCl एसिडिक नेचर शो कर रहा है, तो लास्ट वाले रिएक्शन में HCl जो रहेगा वो किसका काम कर रहा है, रिड्यूसिंग एजेंट का काम कर रहा है। फिर जो HCl होता है, इफ उसका रिएक्शन हम लोग Na2CO3 के साथ करते हैं तो हमको मिलेगा NaCl विद एलिमिनेशन ऑफ CO2 एंड H2O, ठीक है। फिर HCl का रिएक्शन नाइट्रिक एसिड के साथ करेंगे तो हमको मिलेगा NOCl, साथ में मिलेगा Cl नेसेंट Cl और H2O, और 3:1 रेशो ऑफ HCl एंड HNO3 जो होता है दैट इज कॉल्ड एज द एक्वारिजिया। ये इसके पहले हमने नाइट्रोजन के कंपाउंड में देखा था ग्रुप नंबर 15 में HNO3 के साथ। ये जो HCl होता है ये ब्लीचिंग एजेंट का काम करता है, तो जो टैनिंग इंडस्ट्री होती है वहाँ पे हम लोग इसको इजीली यूज कर सकते हैं। जो मेटालिक सरफेस होता है उस मेटालिक सरफेस के ऊपर उस मेटल जो होता है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके ऑक्साइड का लेयर बनाता है। तो जब इलेक्ट्रोप्लेटिंग करते हैं तो इलेक्ट्रोप्लेटिंग करने के लिए जिस मेटल को हम लोग यूज करते हैं, मतलब इलेक्ट्रोप्लेटिंग करने के लिए यहाँ पे हमको जो रॉड यूज करना है, इफ इसके सरफेस के ऊपर यहाँ पे इस प्रकार का ऑक्साइड का लेयर बनेगा, तो लेयर बनने के वजह से ये मेटल जो रहेगा वो डायरेक्टली सॉल्यूशन के कांटेक्ट में नहीं आएगा, और जब सॉल्यूशन के कांटेक्ट में नहीं आएगा तो इलेक्ट्रोप्लेटिंग जो रहेगा वो डिफिकल्ट हो जाएगा। इसीलिए इसको क्लीन करने के लिए किसको यूज करते हैं, Cl2 को, और जैसे Cl2 को क्लीन करेंगे तो ये सरफेस जो रहेगा वो क्लीन हो जाएगा। और इलेक्ट्रोप्लेटिंग करने के लिए हम जो सॉल्यूशन वहाँ पे यूज करेंगे उस सॉल्यूशन के कांटेक्ट में ये इलेक्ट्रोड जो रहेगा, ये मेटालिक सरफेस जो रहेगा वो इजीली आएगा, जिससे इलेक्ट्रोप्लेटिंग प्रोसेस जो रहेगा वो इजी हो जाएगा। साथ में जो स्टार्च होता है उस स्टार्च का हाइड्रोलिसिस करके ग्लूकोज बनाने के लिए भी हम लोग HCl को यूज करते हैं, और HCl जो है वो एज अ रिएजेंट करके यूज करते हैं लेबोरेटरी में। रही बात यूजेस की, तो जितने भी केमिकल कंपाउंड्स होते हैं उनके यूजेस में आप एक बात कॉमन लिख सकते हो, इट एक्ट एज अ रिएजेंट, तो इट इज यूज्ड एज अ रिएजेंट इन लेबोरेटरी, बिकॉज जो भी केमिकल कंपाउंड है वो केमिकल लेबोरेटरी में एज अ रिएजेंट करके यूज किया जाता है। Acidic strength of oxo acids having same oxidation number decreases with decrease in electronegativity, ठीक है। मतलब हम बोल सकते हैं HClO3 HBrO3 और यहाँ पे HiO3, एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ सेम ऑक्सीडेशन नंबर। हाँ, सब में क्लोरीन का ऑक्सीडेशन यहाँ पे है +5, यहाँ पे है +5, यहाँ पे है +5, सही है। तीनों के तीनों एसिड ही है, लेकिन इन तीनों में से किसका एसिडिक कैरेक्टर ज्यादा रहेगा, एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ ऑक्सो एसिड हैविंग सेम ऑक्सीडेशन नंबर, तीनों का ऑक्सीडेशन नंबर सेम है, सही है, विथ डिक्रीजेस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, मतलब जितना ऑक्सीडेशन नंबर ज्यादा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा रहेगा उतना एसिडिक कैरेक्टर ज्यादा रहेगा। क्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 3.0, यहाँ पे रहेगा 2.8 और ये रहेगा 2.5, तो क्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज़्यादा है, इसीलिए क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर मतलब +5 है। सबका ऑक्सीडेशन नंबर सेम ही है, लेकिन क्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होने की वजह से HClO3 का एसिडिक कैरेक्टर सबसे ज़्यादा रहेगा और HiO3 का एसिडिक कैरेक्टर सबसे कम रहेगा। सेकंड थिंग, इफ आपने बोला कि सर ठीक है HClO
HClO2, HClO3 और HClO4। अब क्या करेंगे, तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर कितना आएगा, +1, यहाँ पे रहेगा +3, ये है +5 और ये रहेगा +7। इनको कंपेयर करेंगे तो सेंट्रल एटम सेम है, मतलब पहला जो रूल लिखा हुआ है ये किसी काम का नहीं है। तो दूसरा रूल काम में आएगा, इंक्रीजिंग ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सेंट्रल एटम एसिडिक नेचर इंक्रीजेस। तो सेंट्रल एटम Cl है, ऑक्सीडेशन नंबर +1, +3, +5, +7। तो जिसका ऑक्सीडेशन नंबर सबसे ज़्यादा उसका एसिडिक कैरेक्टर जो रहेगा वो सबसे ज़्यादा होता है। ठीक है। इंटर हैलोजन कंपाउंड्स आर कोवेलेंट एंड डायमैग्नेटिक इन नेचर, क्योंकि वहाँ पे सभी के सभी इलेक्ट्रोड कैसे रहेंगे, पेड रहेंगे। ठीक है। इंटर हैलोजन कंपाउंड्स आर लेस स्टेबल देन इंट्रा हैलोजन कंपाउंड। हमेशा ऐसे होता है, सेम मॉलिक्यूल के साथ जो बॉन्डिंग होती है वो हमेशा स्ट्रांग होती है कंपेयर टू डिफरेंट मॉलिक्यूल के साथ। इसलिए इंटर हैलोजन कंपाउंड जो होते हैं वो लेस स्टेबल होते हैं और इंट्रा हैलोजन कंपाउंड जो रहेंगे वो ज़्यादा स्टेबल होते हैं। इनमें एक बात ये भी देखा था कि जब इंटर हैलोजन कंपाउंड बनते हैं तो वो जनरली फ्लोरीन को बनाते हैं। अब रही बात इंटर हैलोजन कंपाउंड की, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ IF5, फिर लिखता हूँ मैं ICl5, फिर लिखता हूँ IBr5। अब बात आती है इसमें, तो सब ने सेम नंबर ऑफ बॉन्ड्स बनाए और सभी कंपाउंड्स में सेंट्रल एटम सेम है। कौन सा, आयोडीन। अब सभी में जब सेंट्रल एटम सेम है और उसने सेम बॉन्ड बनाए हैं तो क्वेश्चन ये आता है कि इन सब में से सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन रहेगा, कौन रहेगा, फ्लोरीनेटेड। क्यों, क्योंकि फ्लोरीन का साइज छोटा है। तो फ्लोरीन का साइज छोटा रहेगा तो ये आयोडीन, तो ये 1, 2, 3, 4, 5। जब इसकी बात करेंगे तो ये रहेगा आयोडीन, तो ये क्लोरीन 1, 2, 3, 4, 5। तब यहाँ पे देखो, ये क्लोरीन और क्लोरीन के बीच का बॉन्डेड एटम के बीच का डिस्टेंस ज़्यादा है, यहाँ पे बॉन्डेड एटम के बीच का डिस्टेंस कम है। तो डिस्टेंस कम रहेगा तो रिपल्शन ज़्यादा रहेगा, और रिपल्शन ज़्यादा रहेगा तो स्टेबिलिटी कम रहेगी। तो सबसे ज़्यादा स्टेबल जो रहेगा वो एटम रहेगा जिसमें जो बॉन्डेड एटम है, मतलब जिसके साथ बॉन्ड बनाया है उसका साइज छोटा होना चाहिए। तो मोस्ट स्टेबल रहेगा फ्लोरीन, उसके बाद क्लोरीन, उसके बाद ब्रोमीन रहेगा। ठीक है। अब जब ये फ्लोरीनेटेड कंपाउंड ज़्यादा स्टेबल है, सही है, मतलब देखो हम इंटर हैलोजन कंपाउंड में कौन ज्यादा स्टेबल है वो देख रहे हैं। मैंने ये जो कंपैरिजन बोला है वो इंटर हैलोजन के लिए बोला है। तो जितने भी इंटर हैलोजन कंपाउंड है उनको कंपेयर करेंगे तो उन सब में से कौन ज्यादा स्टेबल है, IF3। लेकिन ये भी लिखा हुआ है कि इंटर हैलोजन कंपाउंड जो रहेगा वो कैसा रहेगा, अनस्टेबल रहेगा। तो अनस्टेबल से स्टेबल होने के लिए क्या करेगा, ये IF5 में से ये IF3 बनाएगा, साथ में क्या करेगा, F2 को रिलीज करेगा। क्योंकि IF3 बनने के बाद क्या होगा, ये आयोडीन, ये 1 फ्लोरीन, ये सेकंड और ये थर्ड। देखो यहाँ पे फ्लोरीन और फ्लोरीन के बीच का डिस्टेंस कम है, यहाँ पे फ्लोरीन और फ्लोरीन के बीच का डिस्टेंस ज़्यादा है। तो IF5 और IF3 में से IF3 का स्टेबिलिटी ज़्यादा है। तो ये IF5 से IF3 बनने के टाइम पे इसने क्या किया, F2 को रिलीज किया, मतलब ये फ्लोरीन को प्रोड्यूस करेगा, और जो फ्लोरीन को प्रोड्यूस करेगा दैट इज कॉल्ड एज द फ्लोरीनेटिंग एजेंट। जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मतलब होता है जो ऑक्सीजन देगा, और जो फ्लोरीन यहाँ पे दे रहा है तो उसको क्या बोलना चाहिए, फ्लोरीनेटिंग एजेंट बोलना चाहिए। मैं ये दोनों पॉइंट फिर से बोल रहा हूँ। इंटर हैलोजन कंपाउंड जो होते हैं वो उन्हीं के साथ ज़्यादा स्टेबल होते हैं जिसमें जिसके साथ बॉन्ड बनाया है उसका साइज छोटा होना चाहिए, क्योंकि रिपल्शन कम होता है। इसका मतलब ये नहीं कि इंटर हैलोजन कंपाउंड मोस्ट स्टेबल है। तो इंटर हैलोजन कंपाउंड और इंट्रा हैलोजन कंपाउंड को देखेंगे तो इंटर हैलोजन का स्टेबिलिटी कम है और इंट्रा का स्टेबिलिटी ज़्यादा है, क्योंकि हर एटम चाहता है कि वो खुद के जैसे ही दूसरे एलिमेंट के साथ बॉन्ड बनाए। मतलब घर का लोग अपने घर के साथ फ्रेंडशिप करना चाहता है, अपने घर के लोगों के साथ बॉन्डिंग बनाना चाहता है इंस्टेड ऑफ दूसरे घर का।
ताकि वो बॉन्डिंग जो रहेगी वो स्ट्रांग रहेगी। लेकिन इफ हम ये मान के चलते हैं कि हमने कुछ इंटर हैलोजन कंपाउंड बनाए हैं, तो वो इंटर हैलोजन कंपाउंड भी स्टेबिलिटी मेंटेन रखने का काम करेंगे। ये IF5 जो यहाँ पे है और IF3 में से IF3 का स्टेबिलिटी ज़्यादा है, तो IF5 जो रहेगा वो IF3 में कन्वर्ट होने की कोशिश करेगा, उस टाइम पे F2 को रिलीज करेगा। और जब ये F2 को रिलीज करेगा तो उसको बोलेंगे हम लोग फ्लोरिनेटिंग एजेंट। फ्लोरिनेटिंग एजेंट इसलिए बोला है क्योंकि इसने फ्लोरीन को क्या किया है, रिलीज किया हुआ है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये है ग्रुप नंबर 17 और यहाँ पे हमारा ग्रुप नंबर 17 जो रहेगा वो एंड हो गया है। ग्रुप नंबर 17 में मैंने दो बातें ज़्यादा हाईलाइट नहीं की। पहली, ऑक्सो एसिड, क्योंकि ऑक्सो एसिड का नाम क्या होता है, उनका स्ट्रक्चर क्या रहेगा, ये ऑलरेडी मैंने बता दिया। उसके बाद ये +1 +3 +5 +7 बॉन्ड कैसे बनाते हैं, क्योंकि वो हमने इनर्ट पेयर इफेक्ट के टाइम पे जब पढ़ा था, तो वही कंसेप्ट हमको यहाँ पे भी यूज करना था। ठीक है, तो टेक्स्ट बुक में आपको भले ऐसा लगे कि सर ने ये पर्टिकुलर पोर्शन स्किप कर दिया है, लेकिन ऐसा नहीं है। आप उस पोर्शन को रीड करोगे तो वो सब कुछ आपको अच्छे से समझ में आएगा, इफ आपने ग्रुप नंबर 15 और ग्रुप नंबर 16 अच्छे से ध्यान से पढ़ा है। क्लियर है? तो ये था हमारा ग्रुप नंबर 17। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग ग्रुप नंबर 17 के बाद ग्रुप नंबर 18 के बारे में पढ़ेंगे और वहाँ पे हम लोग टॉपिक को ख़त्म कर देंगे। क्लियर है?